सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। लेकिन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल पढ़ाने से पहले मैंने कल आपको एक डायग्राम आधी पढ़ाई थी और आधी मैंने छुड़वाई थी। उस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ आ सके। तो अपने पिछले पेज पे आए और इस पेज पे आए, ठीक है। इस पेज पे डॉक्टर निम्रा जफर ने कल एक सवाल किया था कि जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया होता है ये कार्पस कैवर्नोजम और कार्पस स्पोंजियोजम दोनों को करता है या अलग-अलग करता है। तो इसका आंसर ये है। कुछ बुक्स, काफी ज्यादा बुक्स मैंने इसमें देखी हैं, कुछ बुक्स ये कहती हैं कि जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है इट ओनली कवर्स कार्पस कैवर्नोजा, कार्पस कैवर्नोजम। इवन के आप गूगल करो, जो विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे जो डायग्राम आपको मिलेगी उसमें आपको ये मिलेगा कि जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है इट जस्ट ओनली कवर कार्पस कैवर्नोजा। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जाते हो, अगर आप कोई हिस्टोलॉजी की बुक उठाते हो तो उसमें उसने ये लिखा हुआ है कि जो आपकी कार्पस स्पोंजियोजम है, जो कार्पस स्पोंजियोजम है उसकी अलहदा ट्यूनिका एल्बुगिनिया होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ठीक है, वो ना होने के बराबर होती है। तो इसलिए जो जनरल स्पीकिंग ये है कि जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है इट ओनली कवर्स कार्पस कैवर्नोजा, इट ओनली कवर्स कार्पस कैवर्नोजा जनरली। लेकिन अगर आप डिटेल में कहते हो तो जो कार्पस स्पोंजियोजम है इसकी थिन होती है, इसकी जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया वो थिन होती है, ठीक है। तो ये कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था तो उसको मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि कल मुझे इसका आइडिया नहीं था, लेकिन मैंने इसको चेक किया तो इसका ये आंसर है। जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया है जनरल हम कहेंगे तो ये कार्पस कैवर्नोजम को कवर करती है। लेकिन अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो जो आपकी स्पोंजियोजम है इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा थिन थिन आपकी क्या होती है, ट्यूनिका एल्बुगिनिया होती है, ठीक है। तो आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद मैंने कल आपको ये निमोनिक पढ़ाया था कि सेवन अप, सेवन अप बोतल आपने सबने पी होगी। तो सेवन अप बोतल में से आपने क्या याद रखना है, सबसे पहले जो स्पर्म होते हैं वो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। अब सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स को पढ़ने से पहले मैं आपकी कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ, और वो ये है, ठीक है। ये वाली डायग्राम, ये जो आपके सामने अभी शो हो रही है, इस डायग्राम में काफी ज्यादा कहानी है और इस कहानी को हम निकालते हैं। अब इस डायग्राम को समझाने से पहले आप अपना प्यारा सा कोई पॉइंटर उठाएं और जहाँ यहाँ पे जो खाली जगह दी हुई है उसको पूर्ण करें, ठीक है। तो खाली जगह पूर्ण करें, जो चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा उसको लिखना स्टार्ट करें। अब हम इसका देखते हैं कि जो हमारे टेस्टीज हैं, जो स्पर्म बनते हैं, स्पर्म किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको आप, अगर आपको कंफ्यूजन है पहले तो इसको आप दूर कर लें, इसको मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको लिखवाऊंगा और फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, जो जेनिटल डक्ट्स हैं वो क्या करती हैं, जेनिटल डक्ट्स क्या करती हैं, हमारे स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जेनिटल डक्ट्स। अब ये जो जेनिटल डक्ट्स हैं ये इनकी टू टाइप्स हैं, जो जेनिटल डक्ट्स हैं इसकी टू टाइप्स हैं। पहली टाइप कौन सी है, इंट्रा टेस्टिक्यूलर, ठीक है, इसको हम कहते हैं इंट्रा टेस्टिक्यूलर, इंट्रा टेस्टिक्यूलर, जो टेस्टिस के अंदर है, जो टेस्टिस के अंदर है। और दूसरी हमारे पास क्या है, दैट इज योर एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर, एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर, जो टेस्टिस से बाहर है। तो हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक्स्ट्रा टेस्टिक्यूलर, टेस्टिक्यूलर और इंट्रा टेस्टिक्यूलर। अब जो टेस्टिस के अंदर है, सबसे पहले जो हमारा स्पर्म बनना स्टार्ट होता है वो कहां से बनना स्टार्ट होता है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसको मैं दिखाता हूं अभी, सिर्फ फिलहाल लिखें फिर मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ये जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है इसमें स्पर्म बनना शुरू होता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म बनना शुरू होता है। सर, जेनिटल डक्ट्स, जेनिटल डक्ट्स ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, ठीक है, जो सीमन होता है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं। मतलब कि जो स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं ना, तो टेस्टिस से लेके बाहर इन्वायरमेंट तक जो चीज ट्रांसपोर्ट करती है उसको हम कहते हैं जेनिटल डक्ट्स। और जेनिटल डक्ट्स की टू टाइप्स हैं, जो टेस्टिस के अंदर है उनका अलहदा कैटेगरी है, और जो टेस्टिस से बाहर है उनको अलहदा कैटेगरी है। फिर मैं आपको डायग्राम से भी समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। सबसे पहले जो स्पर्म बनता है वो कहाँ से बनना स्टार्ट होता है, वो बनना स्टार्ट होता है सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से। उसके बाद सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल के बाद वो कहाँ पे आता है, हमारे पास एक और ट्यूब्यूल होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल कहते हैं। उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल के बाद आप, बड़ा मशहूर जमाना है, दैट इज योर रेटी टेस्टिस, आपने इसका नाम सुना होगा, रेटी टेस्टिस। ये मैं अभी आपको डायग्राम से दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा, फिलहाल सिर्फ इसको लिखे, रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस के बाद आपका क्या आता है, इफरेंट, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स, इफरेंट डक्ट्यूल्स आते हैं। तो ये जो सारी जो स्पर्म होता है, स्पर्म सबसे पहले किसमें बनता है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में बनता है। उसके बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल में आता है, उसके बाद रेटी टेस्टिस में आता है, उसके बाद इफरेंट डक्ट्यूल में आता है। अब इफरेंट डक्ट्यूल क्या है, ये सारी जितनी भी हमने चार की चार पढ़ी हैं ये टेस्टिस के अंदर होती हैं, टेस्टिस के क्या होती हैं, अंदर होती हैं। लेकिन इफरेंट डक्ट्यूल के बाद, इफरेंट डक्ट्यूल के बाद एक और डक्ट आती है जो कि क्या होती है, टेस्टिस से बाहर होती है। दोबारा सुने, टेस्टिस से बाहर होती है, अंदर नहीं होती, टेस्टिस से बाहर होती है। और उसका नाम क्या है, उसका बहुत मशहूर जमाना नाम है, दैट इज योर एपिडेडिमस,
ठीक है, एपिडिडाइमस, 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 एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के आगे लिखें कि जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, इट इज असेंबली हॉल ऑफ स्पर्म्स। स्पर्म्स यहाँ पे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं। तो जो पीछे से इमेच्योर स्पर्म्स बन के आते हैं वो एपिडिडाइमिस में स्टोर होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं, और वहां पे इमेच्योर होते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड अदर एंजाइम। इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ आप स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, देन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, देन रेटी टेस्टिस, देन इफ्रन डक्ट्यूल, और इफ्रन डक्ट्यूल के बाद हमारा एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है, ये थिक एक डक्ट है, और ये क्या होती है, टेस्टिस से बाहर होती है। उसके बाद एपिडिडाइमस के बाद आपकी बहुत मशहूर जमाना, दैट इज योर वास डेफरेंस। दैट इज योर वास डेफरेंस, वास डेफरेंस। और ये जो वास डेफरेंस है, वास डेफरेंस के बाद आपकी क्या स्टार्ट हो जाती है, दैट इज योर यूरिथ्रा। दैट इज योर यूरिथ्रा, दैट इज योर यूरिथ्रा। तो आपने याद रखना है इसमें। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के बाद स्ट्रेट ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, इफ्रेंट, देन एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस एंड यूरिथ्रा। अब आप कहते हैं कि यार सुन के अच्छा तो बहुत लगा लेकिन समझ नहीं आई। तो इसको अब मैं समझाता हूँ आपकी बुक की डायग्राम से। तो हम वापस अपनी बुक की तरफ चलते हैं, और हमारी बुक है ये वाली। अब बुक के पे गौर करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपका काफी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी। देखो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में वही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं। देखो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले ना एक गुच्छा होता है। एक ना जिस तरह एक स्प्रिंग होता है ना, एक क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की डिटेल हमने पढ़नी है। सिर्फ अभी स्ट्रक्चर पे गौर करें। सबसे पहले जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में क्या होते हैं, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। अब इन ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के ना डिफरेंट लोब्स होते हैं। इन लोब्स की बात करते हैं। देखो जो टेस्टिस की कवरिंग है, जो सबसे पहले होता है स्क्रोटम, जो कि स्किन से मिलकर बनी होती है। उसके बाद डार्टोस मसल होता है। लेकिन उसके बाद जो हमारी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुगिनिया। उसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्बुगिनिया। अब ये जो इसने व्हाइट व्हाइट बनाई है, इट इज ट्यूनिका एल्बुगिनिया। ये अंदर की तरफ सेप्टम बनाती है। ठीक है, ये जो मैंने रेड से बनाए हैं, ये अंदर की तरफ क्या बनाती है, सेप्टम बनाती है। और टेस्टिस को डिवाइड कर देती है डिफरेंट लोब्स में। और कोई मुझे अल्लाह का बहुत प्यारा सा बंदा बताएगा कि टेस्टिस के कितने लोब होते हैं, एनीवन? कोई बता मुझे बता सकता है कि टेस्टिस के तकरीबन तकरीबन कितने लोब होते हैं? इसका एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन तकरीबन कितने लोब होते हैं? अच्छा, ये जो ट्यूनिक एल्बुगिनिया के सेप्टा होते हैं, ये क्या करते हैं, टेस्टिस को लोब्स में डिवाइड कर देते हैं। हर लोब के अंदर क्या होती है, हर लोब के अंदर 4 से 5 सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। 4 से 5 क्या होती हैं, गुच्छा होता है किसका, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स का। तो ये जो सबसे पहले ये जो उसने बनाया हुआ है, जो मैंने रेड से ये हाईलाइट किया है, इट इज सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म हमारा बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से बात समझ आई है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से। उसके बाद उसके बाद मैंने कहा कि स्ट्रेट डक्ट्स आती हैं। तो अब जो चीज मैं आपको हाईलाइट करने लगा हूँ ग्रीन से, ग्रीन से नहीं हम करते, हम इसको येलो से करते हैं। जो अब चीज मैं येलो से करने लगा हूँ, इट इज योर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। तो ये जो छोटी छोटी, ये जो सीधी सीधी ट्यूब्यूल्स है, इनको हम कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। डॉक्टर जोहा एक्सीलेंट। जो टेस्टिस होते हैं, इनके कितने लोब्स होते हैं, इनके लोब्स होते हैं 250 से लेके 400 लोब्स तक। 250 से लेके 400 लोब्स तक होते हैं, डिफरेंट होते हैं हर बंदे के। 250 से लेके 400 लोब्स होते हैं। और इट इज ड्यू टू सेप्टा ऑफ ट्यूनिका एल्बुगिनिया। अब ये जो मैंने येलो से बनाया है, इट इज योर स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आगे आपको एक गुच्छा सा नजर आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, जिसमें ये मतलब काफी गुच्छा सा बना हुआ है। ये जो गुच्छा होता है, इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं, रेटी टेस्टिस। और उसके बाद ये रेटी टेस्टिस फिर आगे एक डिफरेंट हमारी वेसल्स बना, ट्यूब्यूल्स बना रही होती है। इन सारी ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, इन सारी ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल। इस सब को हम कहते हैं इफरेंट डक्ट्यूल। अब दोबारा मेरे साथ एक दफा रिवाइज करें। सबसे पहले स्पर्म कहाँ पे बनेगा, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद किस में जाएगा, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद किस में जाएगा, रेटी टेस्टिस में। उसके बाद किस में जाएगा, इफरेंट डक्ट्यूल में। अब स्पर्म कहाँ पे आ गया है, इफरेंट डक्ट्यूल में आ गया है। इफरेंट डक्ट्यूल के बाद इसको मैं इरेज करता हूँ। मुझे जरा जल्दी से पहले तो ये बताएं कि यहाँ तक समझ आई है बात की। अगर कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनीवन, एक बंदे को भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताए, क्योंकि ये आपको इतना डिटेल में कोई भी नहीं पढ़ाएगा। तो इसको आपने ध्यान से समझना है, ये आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट करेगा। ओके जी, एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं कि इसको एक दफा रिपीट कर दे। ओके, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। इसमें मैंने ये बताया है
कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि जो इंट्रा टेस्टिकुलर, जो टेस्टिस के अंदर वेसल होती है, सबसे पहली वेसल कौन सी होती है? दैट इज योर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। दैट इज योर सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। वो किसके अंदर होती हैं? वो हमारे इस लोब्स में पड़ी हुई हैं। और स्पर्म कहाँ से बनना स्टार्ट होता है? सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल से बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारी बिल्कुल छोटी सी, छोटू छोटू सी एक वेसल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स किसमें ड्रेन कर देती है स्पर्म को? स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स में। आपकी बुक पे नहीं है लिखा हुआ, इसको आपने लिखना है, ठीक है? ये डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स। स्ट्रेट ट्यूब्यूल के बाद आपका ये जो गुच्छा है, ये जो गुच्छा है ये वाला, ठीक है, ये वाला गुच्छा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेटी टेस्टिस। इसको हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? रेटी टेस्टिस। ये भी ट्यूब्स का गुच्छा है। स्पर्म पहले कहाँ पे आएगा? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में आएगा, उसके बाद स्ट्रेट में आएगा, उसके बाद रेटी टेस्टिस में आएगा। रेटी टेस्टिस के बाद, रेटी टेस्टिस के बाद क्या आता है? रेटी टेस्टिस के बाद, मैं इसको एक किसी और कलर से बना देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। रेटी टेस्टिस के बाद ये जो मैंने ये फिरोजी कलर से बनाया है, ये क्या है? दे आर इफरेंट डक्ट्यूल। दे आर इफरेंट डक्ट्यूल। तो यही तो बातें मैंने आपको लिखवाई हैं। सबसे पहले क्या होगा? सेमिनेफ्रस, उसके बाद क्या होगा? स्ट्रेट, उसके बाद क्या होगा? रेटी टेस्टिस, उसके बाद क्या होगा? इफरेंट डक्ट्यूल। इस ऑर्डर को आपने याद करना है। ये जितनी चीजें हैं ये टेस्टिस के अंदर हैं, अभी स्पर्म टेस्टिस के अंदर हैं। लेकिन जब स्पर्म्स मेच्योर हो जाते हैं टेस्टिस के अंदर, फिर वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाते हैं? वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस एरिया में, ठीक है? ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया, इस एरिया में। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? इस एरिया को हम कहते हैं एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस अगर एक मेल है, हम उसका पल्पेट कर सकते हैं। एपिडिडाइमस हर टेस्टिस का, अगर थोड़े से हम एक्सपर्ट हैं तो हम एपिडिडाइमस क्या होता है? स्वोलन पार्ट होता है, ये उभरा हुआ होता है, तो इसको हम पल्पेट कर सकते हैं। तो ये जो सारा हिस्सा मैंने बनाया है, इट इज एपिडिडाइमस। लेकिन एपिडिडाइमस चूंकि एक बड़ा हिस्सा है तो इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ एपिडिडाइमस। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला इसको हम कहते हैं टेल ऑफ एपिडिडाइमस। इसको हम क्या कहते हैं? टेल ऑफ एपिडिडाइमस। तो इट इज एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ये क्या है? एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर है। पहले आपके स्पर्म कहाँ पे बने? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में बने। उसके बाद किस में आए? रेटी टेस्टिस में आए, सॉरी स्टेट में आए, देन रेटी टेस्टिस, देन इफरेंट डक्ट्यूल, देन एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस में आपके स्पर्म क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते रहते हैं, होते रहते हैं। जो स्पर्म होते हैं वो उसमें एपिडिडाइमस में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, वहां पे मिच्योर होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जो एपिडिडाइमस होता है, फिर ये आगे जो स्पर्म होते हैं वो उसको डाल देता है, किसमें डाल देता है? आपके वास डेफरेंस में। किसमें डाल देता है? वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में। और अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आज के बाद आपको कभी ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्पर्म कैसे कैसे हमारे मूव करते हैं टेस्टिस में। ये मुझे बड़ी देर तक ये कंफ्यूजन रही है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा फोकस किया है। क्योंकि जो चीज मुझे मुश्किल लगी है तो मैं आपको कभी भी नहीं सोचूंगा कि आपको वो चीज मुश्किल लगे। तो ये चीजें मुझे काफी देर कंफ्यूज इसने किया ही रखा है, लेकिन अभी मुझे जाके ये क्लियर हुई है, तो मैंने आपको क्लियर कट इसका बता दिया कि स्पर्म किसमें बनेंगे? सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल में बनेंगे, देन स्ट्रेट टेस्टिस, देन रेटी टेस्टिस, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स, देन रेटी टेस्टिस, देन इफरेंट डक्ट्यूल, देन एपिडिडाइमस एंड देन वास डेफरेंस। अब वास डेफरेंस के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो मुझे पहले तो जरा ये बताएं कि आपको ये हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस समझ आई है या नहीं आई? अगर अभी भी नहीं आई तो दोबारा बताएं, मैं दोबारा बता दूंगा। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा की डिवीजन काफी हेल्पफुल हुई है जी। आप, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करूं, लेकिन इसको आपने लिखना है। चलिए ठीक है, डॉक्टर आयशा को क्रिस्टल क्लियर समझ हो गया, और मेरी दुआ आपको यही है कि अल्लाह ताला आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर ही करवाए। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको आसान से आसान चीजें समझाऊं, लेकिन कुछ टॉपिक मुश्किल होते हैं, उसमें मेरा भी बस नहीं चलता। अच्छा, वास्ट रेफरेंस। अब वास्ट रेफरेंस के बारे में ना थोड़ी सी हम बात करते हैं। आप लोग काफी थक गए हो तो हम ना थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब आपके पास ना हंसना नहीं है पहले नंबर पे, तो जस्ट इट इज जस्ट फॉर फन। और अगर कोई बंदा शकील है या कोई शकीला मेरी आवाज सुन रही है तो उस बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इट इज जस्ट फॉर फन। तो आपने गुस्सा नहीं करना, बस ये थोड़ा क्योंकि मेडिकल बहुत खुश्क है, बहुत ड्राई है, तो इसको जितना हम फन बना के सीखेंगे हमें मजा भी आएगा और हम बोर भी नहीं होंगे। अब आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है? अब आपके पास एक बंदा आता है, बल्कि बंदे को छोड़े हम ना, हर छोड़े हर चीज को। हम देखते हैं जो स्टेप टू सीखे है ना, उसमें एक टेक्निक लिखी हुई है कि अगर एक कपल है, ठीक है, अगर एक कपल है, वो माँ बाप नहीं बनना चाहते, मतलब उनके 4 बच्चे हो गए हैं या ऑलरेडी 8 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, तो अब वो और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। तो उनके पास ना डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, इसको हम कहते हैं कंट्रासेप्शन। तो कंट्रासेप्शन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। कंट्रासेप्शन की क्या होती हैं? डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। इसमें एक कंट्रासेप्शन, जो मेल में कंट्रासेप्शन होती है, उसमें एक टेक्निक ये होती है कि ये जो वास्ट डेफरेंस होती है, जो मेल का वास्ट डेफरेंस होता है, उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो इधर मैं बल्कि ना हम नोट्स पे चलते हैं, मैं आपको क्लियर कट समझाता हूँ ताकि आपको ये भूले ना। देखो, ये कंट्रासेप्शन, अगर एक कपल है और वो क्या करता है, वो अब और ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहता, तो वो क्या चाहता है? कंट्रासेप्शन, मतलब कि वो चाहता है कि
वो दोबारा जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, वो क्या हो, दोबारा प्रेग्नेंट ना हो। अब जो कंट्रासेप्शन है, जो कंट्रासेप्शन है, कंट्रासेप्शन की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। एक स्टूडेंट बता रही हैं कि मेरी रूममेट है शकीला, अच्छा मैं दिल से माफी मांगता हूँ अगर किसी की दिल आजारी हुई है, लेकिन शकील और शकीला जस्ट इट इज फॉर फन, तो किसी ने गुस्सा नहीं करना, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, आई एम रियली सॉरी अगर किसी को कोई गुस्सा आता है इस पे तो। ठीक है, तो खैर आई एम रियली सॉरी। अच्छा, अगर एक मेल कंट्रासेप्शन चाहता है, अब वो ये चाहता है कि जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट ना हो, तो इसकी एक टेक्निक होती है कि हम क्या कर देते हैं, जो वास्ट डेफरेंस होता है इसको हम लाइगेट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, लाइगेट ऑफ वास्ट डेफरेंस। जो मेल होता है, मेल मेल का जो वास्ट डेफरेंस होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम लाइगेट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि स्पर्म आगे नहीं जाते। ठीक है, स्पर्म बनते तो हैं टेस्टिस में, लेकिन जब वो मेल इजैकुलेट करता है तो क्या होता है, उस जो स्पर्म होते हैं वो फीमेल के ट्रैक में नहीं जाते, जिससे क्या होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इट इज मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, इसको हम कहते हैं लाइगेशन ऑफ वास्ट डेफरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, लाइगेशन ऑफ वास्ट डेफरेंस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर हम वास्ट डेफरेंस को, जो मेल होते हैं उनको, उनमें हम लाइगेट कर दें तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, उसमें कंट्रासेप्शन आ जाएगी। उसमें उसमें क्या आ जाएगी, कंट्रासेप्शन आ जाएगी। अब जब कंट्रासेप्शन आएगी तो क्या होगा, अब इसमें जो मरीज होगा ना, मरीज आपसे एक कंप्लेन कर सकता है। मरीज आपसे आपसे फर्ज करो कि वो आपसे लाइगेशन ऑफ वास्ट डेफरेंस कराता है। ठीक है, वो आप माशाल्लाह गायनाकोलॉजिस्ट हो और वो आप उसकी वास्ट डेफरेंस को कट कर देते हो, लेकिन वो एक हफ्ते के बाद वो इंटरकोर्स कर लेता है, एक हफ्ते के बाद इंटरकोर्स कर लेता है। लेकिन वो आपके पास आता है कि डॉक्टर साहब आप अच्छे बंदे हैं, आप अच्छा बाहर से पढ़ के आए हैं, जो मेरी बीवी है वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, तो आपने मुझे लगता है सही से टेक्निक यूज नहीं की। तो फिर आपने चूंकि पाइनियर मेडिको से पढ़ा था, फिर आपको उसका रीजन पता चलता है। आपको रीजन ये पता चलता है कि देखो, जो हमारे स्पर्म्स हैं, जो मेल के स्पर्म होते हैं, दे कैन सर्वाइव फॉर 3 मंथ्स। ये 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। तो जो देखो, जब आपने उस वास्ट रेफरेंस को कट किया था, उसके जो बाद वाले, मतलब जो यूरिथ्रा में पड़े हुए थे, जो उसके अलावा एजैकुलेटरी डक्ट में पड़े हुए थे स्पर्म्स, वो तीन तीन महीने तक सर्वाइव करते हैं। तो 3 मंथ सर्वाइव कर सकते हैं स्पर्म, 3 मंथ सर्वाइवल, 3 मंथ सर्वाइवल ऑफ स्पर्म, सर्वाइवल ऑफ स्पर्म। तो जो वास्ट रेफरेंस से आगे आगे स्पर्म्स पहले से स्टोर थे लाइगेशन करने से पहले, अगर वो बंदा क्या करता है, इंटरकोर्स करता है, तो जो उससे आगे स्पर्म्स पड़े थे वो स्पर्म्स क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, क्योंकि आप माशाल्लाह सारे पाइनियर मेडिकोज हो, तो पाइनियर मेडिकोज ने अगर क्या करनी है, लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस करनी है, तो आपने उसको खबरदार करना है कि 3 महीने तक, 3 महीने तक क्या है, 3 महीने तक पाबंदी है। ठीक है, 3 महीने तक कोई ऐसा काम नहीं करना, वरना ये टेक्निक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। क्यों, इसकी वजह ये है कि वास्ट रेफरेंस के आगे आगे जो स्पर्म्स पड़े होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, इसको आपने देखना है। लेकिन अब माशाल्लाह सारे इंटेलिजेंट बैठे हैं और आप सारे सोच रहे होंगे कि यार एक मर्द है, ठीक है, एक मेल है, और उसका हमने वास्ट रेफरेंस कट कर दिया है, तो क्या उसकी इरेक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? तो इसका आंसर है नो, इरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इरेक्शन सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो लेडिक सेल्स है वो सेम रहेंगे। अभी हम पढ़ते हैं लेडिक और सर्टोरी सेल्स। ठीक है, तो इसमें इरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। इरेक्शन क्या रहेगी, सेम। तो वो उस मेल का जो पीनस होगा वो इरेक्ट सही करेगा, इरेक्ट सही करेगा, बट वो उसके जो स्पर्म होंगे वो टेस्टिस से आगे इजैकुलेट नहीं कर पाएगा ड्यू टू लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर कोई बंदा लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस कराता है तो 3 महीने तक उस पर क्या है, पाबंदी है। 3 महीने तक उस पर क्या है, पाबंदी है। अगर वो 3 महीने से पहले करेगा तो क्या होगा, ये जो टेक्निक फेल हो सकती है। इसकी रीजन क्या है कि जो स्पर्म है वो 3 महीने तक सर्वाइव कर सकते हैं। 3 महीने तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। डॉक्टर्स अभी पूछ रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जस्ट सर्जिकल साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हर सर्जरी का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये एक काफी अच्छी टेक्निक है, लेकिन इसमें एक मसला ये आता है कि परमानेंट हो जाता है, कि जो मेल होता है वो परमानेंटली इनफर्टाइल हो जाता है, वो परमानेंटली इनफर्टाइल होता है, हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। स्पर्म्स भी कंटिन्यूसली पैदा होंगे, टेस्टोस्टेरोन भी कंटिन्यूसली पैदा होगा, इरेक्शन भी कंटिन्यूसली होगी, हर चीज नॉर्मल होगी, बस वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। हर चीज नॉर्मल होगी, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन उसमें आपने 3 महीने का परहेज लाजमी बताना है। और अब मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, इस्लाम इज परफेक्ट दीन, इस्लाम इज परफेक्ट दीन। और अभी मैंने आपको क्या बात बताई है, स्पर्म 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। और मुझे शाबाश जल्दी बताएं कि इद्दत का दुरानिया कितना है, इद्दत का दुरानिया कितना है, जल्दी बताएं। अगर एक बीवी है, वो तलाक लेती है या वो तो इसका दुरानिया कितना है, 4 महीने है, जल्दी बताएं। 4 महीने ही है ना? यस, इद्दत का दुरानिया कितना, 4 महीने। तो इस्लाम इज परफेक्ट, परफेक्ट दीन।
तो इद्दत का दौरानिया तकरीबन होता है 4 महीने। तो ये इसी वजह से है, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, मैं पिछले साल ना काफी रिसर्च आर्टिकल पे काफी मेरा इंटरेस्ट था, तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें उसने बताया हुआ था कि एक इसमें अमेरिका में या पता नहीं कौन सा यूरोपियन कंट्री था, उसमें एक खतून ने 3 महीने पहले इंटरकोर्स किया था, और 3 महीने के बाद उसको प्रेगनेंसी हो गई थी। तो जो साइंटिफिक स्टडीज है हमें ये बताती हैं कि जो स्पर्म होते हैं वो 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं। तो यही वजह है कि जो इद्दत का दौरानिया होता है वो कितना होता है, 3 महीने होता है। और इसके और भी रीजन हैं, सिर्फ ये रीजन नहीं है, इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आती है, बाकी चीजें भी आती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन इसका एक ये काफी मुफ्ती ये बताते हैं कि इसका एक ये भी रीजन है कि स्पर्म्स क्योंकि 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, तो अगर 3 महीने से पहले वो फीमेल शादी कर लेती है दूसरी, तो फिर जो बच्चा पैदा होगा उसका हमें कंफर्म नहीं होगा कि ये पुराने हस्बैंड का था या नए हस्बैंड का था। ठीक है, तो इस तरह इस्लाम इज परफेक्ट दीन, और जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, इट इज परफेक्ट दीन, हर चीज जबरदस्त है। तो यही इसमें चीज है, ठीक है, कि जो स्पर्म होते हैं वो 3 महीने तक जिंदा रह सकते हैं, इसलिए जो इद्दत का दौरानिया वो तकरीबन 4 महीने है। लेकिन इसके और भी रीजन हैं, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में बाकी डिस्कस करेंगे। तो खैर हम इसको वापस आते हैं, आई होप कि आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और थोड़ा बहुत आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन अब आप फाइनल मेडिकोज, और अब आपको ये बात पता चल गई है कि अगर आप किसी की क्या करते हो, लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस करते हो, तो आपने उसको कितने महीने का परहेज बताना है, 3 महीने का परहेज बताना। आपने कहना है कि भाई जान आपको भी 3 महीने की क्या है इद्दत है, 3 महीने की क्या है जी इद्दत है। ठीक हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं कि भाई ये तो आपका क्लियर हो गया। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी से बताएं कि आपको ये डायग्राम क्लियर हुई है या नहीं, जल्दी बताएं। डायग्राम क्लियर हुई है या नहीं हुई, जल्दी बताएं, शाबाश जल्दी बताएं। आधा घंटा हमने पूरा टॉपिक खत्म करना है अभी। चलें ठीक है जी, सबको समझ आ चुकी है, सबको। इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एस्टिक एनवायरनमेंट डज नॉट किल स्पर्म्स। ये किस बंदे ने पूछा है, एक मिनट, डॉक्टर मारिया। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा ये, क्योंकि मैंने कल ये आपको बताया था। मैंने कहा था कि जो वजाइना होती है वो क्या होती है, वजाइना क्या होती है, एसिडिक होती है। ठीक है, वजाइना क्या होती है, एसिडिक होती है। और जो हम सीमन होता है, ठीक है, जो सीमन होता है वो क्या होता है, बेसिक होता है, कल बताया था। तो एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से स्पर्म नहीं मरते, स्पर्म नहीं मरते। अच्छा हम आगे चलते हैं, सीमन इज, हाँ डॉक्टर काशिफ आंसर बता रहे हैं, यही स्पीड बेस्ट है सर। ओके जी, स्पीड को छोड़े, आप समझने की बात करें, जब आपको समझ आएगी हम आगे चलेंगे। अब आपको समझ आ चुकी है, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज, ये जो लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस है ना, इसमें सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाती हैं, इसमें सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाती हैं, कम होने की बजाय सेक्सुअल डिजायर क्या हो जाती हैं, ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, इनका ताल्लुक क्या होता है, इनका ताल्लुक होता है हमारे स्ट्रेस पे। तो जब वो लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस कर लेगा, तो स्ट्रेस ऑफ प्रेगनेंसी, उसको अब ये खतरा नहीं होगा कि प्रेगनेंसी ना हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो जाए, तो उस खतरे से जब वो आजाद हो जाएगा, तो उसका स्ट्रेस कम होगा, उसके स्ट्रेस कम होने से क्या होगा कि उसकी सेक्सुअल डिजायर ज्यादा हो जाती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि अगर एक बंदा लाइगेशन ऑफ वास्ट रेफरेंस कराता है तो वो ना मर्द हो गया। खैर ना मर्द का तो हमारी सोसाइटी में बड़ा ही एक अजीब रोल है। ना मर्द कोई भी नहीं होता, ठीक है, जो मर्द है, जो शकील है, वो हमेशा शकील ही रहता है, ठीक है। तो सेक्सुअल डिजायर्स कम नहीं होती, और जो इरेक्शन है वो उसमें भी कोई फर्क नहीं आता, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा हम आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं, और अब हम बात करते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स की। पहले मैं आपको बुक दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब हम पढ़ने क्या लगे हैं। तो फिलहाल मैंने आपको सिर्फ ये वाली डायग्राम समझाई है, ये वाली अभी हमने आगे जाके पढ़नी, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अगर मैंने एक ही दिन में आपको पढ़ा दूंगा ना, तो ये सारा ओवरफ्लो कर जाएगा। फिलहाल आपने इसकी हिस्टोलॉजी सीखनी है। उसके बाद अगले पेज पे चले 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 और यहाँ पे आए, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। हमारे स्पर्म कहाँ से बनना स्टार्ट हुए थे, हमारे जो स्पर्म्स थे वो बनना स्टार्ट हुए थे सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में। अब क्या किया हमने हमने क्या किया कि ये एक ट्यूब्यूल है, ठीक है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल, फर्ज करो ये सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल है, इसको मैंने कट किया, इसका क्रॉस सेक्शन की, ठीक है, इसके क्या की, क्रॉस सेक्शन कट किया। जब मैंने इसको क्रॉस सेक्शन कट किया तो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन कट होने से क्या होगा कि मुझे कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, उन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं अपने अंदाज से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो हम वापस अपने नोट्स की तरफ चलते हैं, और ये हमारे आगे नोट्स, अब इसमें उसने ये लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, अब मैंने क्या किया कि जो था अपना क्या इसका नाम है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को मैंने कट किया, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स, जो सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है इसको मैंने कट किया। फर्ज करें ये क्या है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल है, और इसको मैंने कट किया, ठीक है, ये क्या है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल है। अब इस सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल को मैंने कट किया। इस सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल में मुझे क्या चीजें मिलेंगी, सबसे पहले मुझे क्या मिलेंगे, डिफरेंट सेल्स मिलेंगे। तो इसको मैं रेड से बना देता हूँ, ठीक है, इसको मैं क्या बना देता हूँ, रेड से बना देता हूँ। तो ये आपके आगे
सबसे पहले आपको क्या मिलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में हमने पढ़ना है स्पर्मेटोगोनियम। अब स्पर्मेटोगोनियम जब आप पैदा भी नहीं थे ना हुए, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, आप जब आप 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में थे, तो ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये आपकी टेस्टिस में माइग्रेट कर गए थे। ये 6th वीक, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में। जो स्पर्म सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, हमने इसका क्रॉस सेक्शन कट किया, सबसे आउटर हमें क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे, हमें मिलेंगे अपना स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम क्या थे, स्पर्मेटोगोनियम दे आर प्राइमरी सेल्स फॉर, दे आर प्राइमरी सेल्स फॉर स्पर्म्स। इससे स्पर्म्स ने बनना होता है, इससे स्पर्म्स ने बनना होता है। इसके बाद ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये आगे डिवाइड होते हैं, मेच्योर होते हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। उसके बाद फिर आगे ये और मेच्योर होते हैं, इसको हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स कहते हैं, फिर स्पर्मेटोसाइड कहते हैं, देन स्पर्मेटिड्स आते हैं और फिर मेच्योर स्पर्म बनते हैं। फिलहाल आपने इतना ही देखना है कि ये जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स है, इसकी लाइन, इसको कौन लाइन कर रहा होता है, हमारे स्पर्मेटोगोनियम। देन आते हैं देन आते हैं आपके स्पर्मेटोसाइट, और फिर आपके क्या आते हैं, स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्म्स आते हैं। लेकिन जो हमारे आज मतलब की बात है वो ये है, जो ये सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स होता है, इसके इर्द गिर्द सेल्स होते हैं, इसके इर्द गिर्द कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं। उसके इसके खास किस्म के सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स, बहुत मशहूर हैं लेडिक सेल्स, ये बात आपने नहीं भूलनी, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, ठीक है, लेडिक सेल। और लेडिक सेल क्या पैदा करती हैं, टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं, इसको हम देखते हैं अभी, टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं इनके इर्द गिर्द कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं लेडिक सेल्स, और ये क्या है, ये क्या पैदा करते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। और यहाँ पे कैपिलरी होती है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है कुछ ब्लड में चला जाता है और कुछ उस सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आ जाता है, ताकि जो स्पर्म्स बन रहे हैं वहां उसको मेच्योर कर सके। लेकिन यहाँ पे कुछ और किस्म के सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सेल्स होते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये बहुत अहम सेल्स है, इन सेल्स को आपने रट्टा मारना है, सर्टोली सेल्स। अभी तक हमने दो किस्म के सेल्स पढ़े हैं, लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स किसके इर्द गिर्द होते हैं, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द होते हैं। और दूसरे सेल्स हमने कौन से पढ़े, डेट आर सर्टोली सेल्स, डेट आर सर्टोली सेल्स, डेट आर सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स को अब हम देखते हैं। अब आई होप कि आपको थोड़ी सी बात समझ आ चुकी है। अब हम बुक पे दोबारा चलते हैं और बुक के डायग्राम को देखते हैं। ये उसने डायग्राम बनाई हुई है, काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। देखो, उसने एक जो अपना है सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल, उसको कट किया और उसमें हमने उसको स्ट्रक्चर दिखा रहा है। ये क्या है, देखो ये क्या है, दिस इज सर्टोली सेल्स। और ये बाहर उसने क्या रखे हुए हैं, बाहर उसने क्या रखे हुए हैं, लेडिक सेल्स। बाहर लेडिक सेल्स हैं और अंदर क्या है, सर्टोली सेल्स हैं। अब ये दो तरह के सेल्स होते हैं आपकी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स में, इसको जरा देखना गौर से। अब हम जो कहानी स्टार्ट होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। सबसे ऊपर तो वैसे अल्लाह ताला होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, GnRH, गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गुनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ पे आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है। ये जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे जब ये आता है तो ये क्या करता है, ये रिलीज करवाता है LH और FSH, LH और FSH। अब ये इसको हम एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। जब ये आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है तो LH और FSH क्रिएट कराता है। अब जो LH है, LH से आपने याद रखना है, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L से स्टार्ट हो रहा है, और लेडिक सेल किससे स्टार्ट हो रहे हैं, L से। तो दोनों L से स्टार्ट हो रहे हैं, तो LH किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे। ये बहुत अहम बात है, LH किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल पे। लेकिन जो आपका FSH है, FSH जाएगा 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 और किसके पास चला जाएगा, सर्टोली सेल के पास। किसके पास चला जाएगा, सर्टोली सेल के पास। जब ये LH आएगा, जब ये LH किसके पास आएगा, लेडिक सेल के पास आएगा। जब ये LH लेडिक सेल के पास आएगा तो लेडिक सेल क्या स्क्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। लेडिक सेल क्या स्क्रीट करेंगे, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन कुछ ब्लड में चला जाएगा, कैपिलरी है ना, तो कैपिलरी का मतलब है ब्लड। कुछ आपके ब्लड में चला जाएगा ताकि आपके बाकी चीजों को कंट्रोल कर सके। और कुछ टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे जाता है, सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर चला जाता है, ताकि ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं इनको मैच्योर कर सके। ऐसे ही है ना। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा FSH। FSH क्या है, डेट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास आता है, सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स के पास जब आता है तो सर्टोली सेल क्या करते हैं, सर्टोली सेल दो काम करते हैं। पहले नंबर पे तो ये क्या पैदा करते हैं, इनहिबिन बी। ये बहुत अहम बात है, आगे ये जब मैंने आपसे पूछना है तो फिर आपको ये आनी नहीं है। जो सर्टोली सेल्स हैं पहले नंबर पे क्या पैदा करते हैं, इनहिबिन बी। ये जो इनहिबिन बी है ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है FSH को, इनहिबिट कर देता है FSH को। तो एक दफा FSH आएगा, सर्टोली सेल एक्टिवेट होंगे, इनहिबिन बी बनेगा और उससे क्या होगा, FSH देन क्या हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो सर्टोली सेल्स हैं, जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करते हैं, सर्टोली सेल्स कन्वर्ट करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करते हैं किस में, एंड्रोस्टेनिस डायोन
और उसके बाद फिर आगे एस्ट्रोजन में, इसको हम पढ़ते हैं बाय द हेल्प ऑफ एरोमेटर्स। फिलहाल सिर्फ आप डायग्राम समझे। अब ये इनहिबिन बी, सर्टोली सेल्स, ये सारा कुछ हो गया। उसके बाद ये एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन होती है जिसके साथ आपका टेस्टोस्टेरोन क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। ये सारी बेसिक क्लास है, ये आपकी बेस बन रही है। अगर आपको ये क्लास समझ नहीं ना आएगी तो आगे भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए अगर किसी को समझ नहीं आ रही, मुझे बताते जाना साथ साथ, वो इसको टेंशन नहीं लेनी, कंफ्यूज नहीं होना। अगर समझ नहीं आ रही तो मुझे बता दें। अच्छा, उसके बाद जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या पैदा करेंगे? सर्टोली सेल इनहिबिन भी पैदा करेंगे, जिससे और ज्यादा एफएसएच बनना खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई सीधी सीधी बातें। अब ये तो आपकी बुक पे लिखा हुआ है, मुझे बताएं कि ये जो डायग्राम बनी हुई है इसकी थोड़ी बहुत समझ आई है? फुल नहीं मैं कह रहा, थोड़ी बहुत समझ आई है? जल्दी बताएं, 15 मिनट है, 15 मिनट में हमने इसकी थ्योरी पढ़नी है। इसको जल्दी से खत्म करते हैं। देखो, सबसे पहले ऊपर क्या होता है? सबसे पहले होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या बनाता है? हाइपोथैलेमस बनाता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आपके इंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है और दो हार्मोन रिलीज कराता है जिसको हम कहते हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और क्या आता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब जो LH है, LH किससे स्टार्ट हो रहा है? L से। और लेडिक सेल किससे स्टार्ट हो रहे हैं? L से। तो लेडिक सेल जो LH है किस पे एक्ट करता है? लेडिक सेल पे एक्ट करता है। और लेडिक सेल क्या स्क्रीट करते हैं? टेस्टोस्टेरोन। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे अल्लाह का कि बताएं कि टेस्टोस्टेरोन कौन से सेल बनाते हैं, तो आपने कहना लेडिक सेल। और मुझे जरा शाबाश बताएं, लेडिक सेल सेमिनफेस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? मैं जरा देखूं तो सही आपके कितना फोकस है। लेडिक सेल्स सेमिनफेस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? डॉक्टर समीना एक्सीलेंट, डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर अनम, सारे माशाल्लाह सही बता रहे हैं कि लेडिक सेल बाहर होते हैं, बाहर होते हैं, अंदर नहीं बताना। लेकिन जो आपके एफएसएच है, एफएसएच किस पे एक्ट करता है? आपके सर्टोली सेल्स पे। ठीक है, सर्टोली सेल सबसे पहले काम क्या करते हैं? इनहिबिन बी बनाते हैं। ठीक है, इनहिबिन बी क्या करता है? इनहिबिन बी सबसे पहले आपके पास एफएसएच के पास जाता है और उसको कहता है बंदे का पुत्र बनो, मतलब कि इनहिबिट हो जाओ। तो इनहिबिन बी क्या करता है? इनहिबिट कर देता है किसको? एफएसएच को इनहिबिट कर देता है। दूसरे नंबर पे जो सर्टोली सेल्स है वो कन्वर्ट करते हैं किसको? टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? एंड्रोस्टीनिडायोन में। अब इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं, अब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हो गया सीधी बातें। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपके स्पर्मेटोगोनिया, सबसे पहले उसने लिखा हुआ है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जब आप जो एक मेल होता है जब वो पैदा भी नहीं हुआ होता तो 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में स्पर्मेटोगोनिया उसके टेस्टिस में आ चुके होते हैं। टेस्टिस तो खैर तब तक नहीं बनती, लेकिन जो वहां पे ना एक खास किस्म का स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको पढ़ाऊंगा एम्ब्रियोलॉजी में, टेंशन नहीं लेनी। जब 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में होती है ना, तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो वहां पे ट्रेवल कर चुके होते हैं 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। जो स्पर्मेटोगोनिया है, इट इज जर्म सेल पूल। ठीक है, ये क्या है? जर्म सेल पूल है। तो जर्म सेल पूल मतलब कि जो स्पर्म्स वगैरह हैं वो इससे ही बनते हैं। जो स्पर्म्स वगैरह हैं वो इससे ही बनते हैं, किससे? स्पर्मेटोगोनिया से। और ये क्या पैदा करता है? इट प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है ये। और ये लाइन करते हैं, लाइन का मतलब है कि उसकी दीवारों के साथ लगे होंगे, लाइन करते हैं सेमिनफेस ट्यूब्यूल्स को, और इसको हम क्या कहते हैं? जर्म सेल्स कहते हैं। दे आर सेक्सुअल सेल्स फॉर मेल्स। और ये क्या बनाते हैं? दे मेक स्पर्म्स। तो ये सीधी सी बात है, इसको छोड़ो। अब हम बात करते हैं सर्टोली सेल्स की। ठीक है, सर्टोली सेल्स की सारी आपकी बुक वाली लाइन ही बताऊंगा। सर्टोली सेल्स में क्या होगा? ठीक है, सर्टोली सेल्स क्या है? सर्टोली सेल्स आपके अंदर होते हैं या बाहर होते हैं? ये सेमिनेफ्रेस ट्यूब्यूल्स के क्या होते हैं? अंदर होते हैं, इनसाइड होते हैं। ये क्या करते हैं? दे लाइन। ठीक है, ये लाइन करते हैं किसको? सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को। ये अहम बात है, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को ये क्या करते हैं? लाइन करते हैं, उसकी दीवारों के साथ लगे होते हैं। और ये करते क्या हैं? दे सेक्रीट। इन पे एक्ट कौन करता है? आके एफएसएच। इन पे एक्ट कौन करता है? एफएसएच आके एक्ट करता है। और ये क्या करते हैं? दे सेक्रीट इनहिबिन बी। और इनहिबिन बी क्या करता है? इनहिबिन बी क्या करता है? एफएसएच को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। तो एफएसएच को क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है। उसके बाद आगे चलते हैं। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये सेक्रीट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन का मतलब क्या है? आपके टेस्टोस्टेरोन, जो एंड्रोजन सेक्स हार्मोन है, एंड्रोजन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको मैंने एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ाया था। सेक्रीट करता है किसको? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को। तो सर्टोली सेल्स पहले नंबर पे क्या बनाते हैं? इनहिबिन बी करते हैं पैदा। उसके अलावा सेक्रीट करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को क्या करते हैं? ये सेक्रीट करते हैं। उसके अलावा और ये क्या करता है? लोकल लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोड्यूस MIF। ठीक है, प्रोड्यूस क्या करते हैं? MIF हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक आपका हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। और खैर हम शकील शकीला को नहीं अब बात करते। एक निब्बी और निब्बा, ठीक है, डॉक्टर जोहा ने अच्छा बताया था, निब्बी एंड निब्बा। तो जो आपका मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है, ये निब्बे को निब्बी नहीं बनने देता। ठीक है, जब वो बच्चा बन रहा होता है तो निब्बे को निब्बी नहीं बनने देता।
तो ये क्या करता है, जो मेल होते हैं उनमें जो फीमेल की जो डक्ट्स होती है उनको इनहिबिट कर देता है, उसको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो जो आपके सर्टोली सेल्स हैं ये क्या बनाते हैं, MIF बनाते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाते हैं, इनहिबिन बी बनाते हैं, और ये क्या करते हैं, दे लाइन सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स। और सर्टोली सेल्स का ये अभी दोबारा मैंने आपसे पूछना है ये कल या परसों कि MIF कौन बनाता है, तो फिर आपको ये आना नहीं है। तो MIF कौन बनाता है, मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर कौन बनाता है, ये कौन बनाता है, सर्टोली सेल्स। ये निब्बे को निब्बी नहीं बनने देता, ठीक है, क्योंकि जो निब्बा होता है इसमें निब्बी और निब्बे वाले दोनों करेक्टर होते हैं। इसमें जो मेल होता है इसमें फीमेल वाली डक्स होती हैं, लेकिन इसमें MIF की वजह से जो फीमेल वाली डक्स हैं वो खत्म हो जाती हैं, वो इनहिबिट हो जाती हैं। इसको हम पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। उसके अलावा जो समझने वाली बात है वो ये है, ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनका क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है। इनका क्या होता है, टाइट जंक्शन होता है, टाइट जंक्शन। ये आपस में बहुत ज्यादा जकड़े हुए होते हैं, ठीक है। फर्ज करो ये एक सर्टोली सेल है, तो इसके साथ जो सर्टोली सेल होगा इनके दरमियान बॉन्डिंग बहुत टाइट होगी, इनके दरमियान टाइट जंक्शन होता है, ये आपस में बहुत टाइटली अटैच होते हैं। इसकी वजह क्या है, ताकि देखो जो टेस्टिस है ऊपर उसके क्या है, ब्लड है, ठीक है, ऊपर क्या है, ब्लड है, और नीचे क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं। और जो स्पर्म्स हैं, देखो जो ब्लड है, ब्लड में क्या होंगे, आपके WBCs भी होंगे, आपके न्यूट्रोफिल्स होंगे, आपके मैक्रोफेजेस होंगे, और स्पर्म्स आपके किस में हैं, स्पर्म्स आपके सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर हैं। सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स के अंदर ब्लड नहीं होता, ब्लड आपका सर्टोरी सेल से बाहर बाहर होता है। अब चूंकि अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने ये जो सर्टोरी सेल्स थे इनके दरमियान बहुत टाइट जंक्शन रखा हुआ है। ये टाइट जंक्शन की वजह क्या है, इस टाइट जंक्शन की वजह ये है कि जो ब्लड है वो सीधा कांटेक्ट ना कर ले स्पर्म से। अब आप सारे कह रहे हैं कि यार ये क्यों, मतलब अल्लाह ताला ने क्यों ऐसा किया है कि ये जो ब्लड है ये स्पर्म के साथ कांटेक्ट ना करे। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो जो स्पर्म है मेल की टेस्टिस के अंदर, वो क्या है, वो एक फॉरेन सेल है। मतलब उस जो उसकी बॉडी है, उसकी बॉडी का सेल तो नहीं है ना, उसकी बॉडी में एक सेल बना है, एक डिफरेंट सेल बना है। तो उसकी बॉडी के लिए ये क्या है, एक फॉरेन सेल है, ये बाहर से आया है। तो उसकी बॉडी क्या करती है, वो उस स्पर्म को अगर तो ये टाइट जंक्शन ना होता तो ये जहां पे जो मैक्रोफेजिस है, जिसको हम क्या कहते हैं, जल्लाद कहते हैं, जो मैक्रोफेजिस है जल्लाद है, उनकी जो हत्या चीज चढ़ती है उसको तबाह कर देते हैं। अगर तो ये टाइट जंक्शन ना होता तो जो मैक्रोफेजिस थे वो क्या करते, वो इन स्पर्म्स को क्या कर देते, डिस्ट्रॉय कर देते। इस वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला ने एक टाइट जंक्शन रखा, जिसको हम कहते हैं सर्टोरी सेल टाइट जंक्शन। सर्टोरी सेल आपस में बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड के जो WBC होते हैं वो स्पर्म तक नहीं पहुंच पाते। अगर वो पहुंच जाते हैं तो मैक्रोफेजिस जो आपके जल्लाद हैं वो किसको खत्म कर देंगे, वो स्पर्म्स को तबाह बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो इससे फिर क्या होगा, इससे काम खराब हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जो स्पर्म होते हैं ये भी तो फॉरेन सेल्स है ना आपके टेस्टिस के अंदर, तो इनके खिलाफ आपकी इम्यूनिटी क्यों नहीं काम करती, तो आपका क्या आंसर होगा, योर आंसर विल बी सर्टोली सेल्स, योर आंसर विल बी सर्टोली सेल्स टाइट जंक्शन। सर्टोली सेल्स क्या बनाते हैं, टाइट जंक्शन बनाते हैं, जिससे क्या होता है, ब्लड की रसाई नहीं होती, ब्लड का एक्सेस नहीं होता किस तक, स्पर्म तक। अगर एक्सेस मिल गया तो समझ ले स्पर्म भी खत्म है, ठीक है। जो मैक्रोफेज होगा वो स्पर्म को तबाह बर्बाद कर देगा। ठीक हो गया, आई होप कि आपको बात ये समझ आ चुकी है। इसको हम कहते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर। और ये जो बैरियर है आपकी डिफरेंट जगह पे होते हैं, उसमें ब्रेन में भी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर भी होता है, इसको हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में। ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से देख लेना है कि जो टेस्टिस होते हैं इसमें क्या होता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर होता है। क्यों होता है, ताकि हमारे जो स्पर्म्स हैं वो खराब ना हो, ठीक है, स्पर्म्स WBC की वजह से खराब ना हो। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि ये आइसोलेट करता है गैमेट्स को फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि सपोर्ट एंड नरिश डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। ये जो आपके अल्लाह भला करे सर्टोरी सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ये क्या करते हैं, नरिश करते हैं, उसको खुराक वगैरह मुहैया करते रहते हैं ताकि जो स्पर्म्स है वो बनते रहें। उसके अलावा रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, टेम्परेचर सेंसिटिव। हाँ, अब अहम बात है, ये जो आपके सर्टोली सेल्स हैं दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर टेम्परेचर सेंसिटिव। ये क्या है, टेम्परेचर सेंसिटिव है। थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा हुआ नहीं कि ये अपनी स्क्रीशन को कम कर देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये स्पर्म की प्रोडक्शन कम कर देंगे। ये क्या करेंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन कम कर देंगे, स्पर्म की प्रोडक्शन कम कर देंगे, और क्या करेंगे, इनहिबिन बी भी काम कर देंगे। तो मुझे शाबाश जल्दी से बताएं, एक हमारे पास मरीज होता है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, ठीक है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। ये उसमें यूएलडी में MCQ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में क्या होता है, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको इसको बता देता हूँ। जो मेल होता है ना, मेल, इसके जो टेस्टिस होते हैं इसके पेट में बनते हैं पहले, उसके बाद इन्वाइनल कैनाल के थ्रू ये नीचे जाते हैं, डिसेंड करते हैं। लेकिन हमारे पास एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो उसके एब्डोमेन में रहते हैं।
तो चूंकि अब पेट का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, बल्कि मैंने आपको बता दिया है। चलो खैर छोड़ो। जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के मरीज होते हैं ये इनफर्टाइल होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनमें एफएसएच बहुत ज्यादा होता है। तो कोई मुझे बता सकता है ये क्यों होता है? एनीवन? जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म के मरीज होते हैं इनमें क्या, हाँ, क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म और इसके अलावा एक और है वैराकोसील, ठीक है, वैराकोसील। वैराकोसील, वैराकोसील का मतलब क्या है कि जो उसकी वेसल्स होंगी वो डायलेट होंगी, उसमें ब्लड ज्यादा होगा, और ब्लड गर्म होता है। ब्लड गर्म होने की वजह से क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो मुझे शाबाश जल्दी बताएं कि जो क्रिप्टो ऑर्गेनिज्म का मरीज है जिसके टेस्टिस उसके एब्डोमेन में है, या फिर उसको क्या है, वैराकोसील है, वैराकोसील है। और कौन सी वैराकोसील कॉमन होती है? लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड की वैराकोसील कॉमन होती है ड्यू टू ड्रेनेज ऑफ रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल आर्टरी। अब मुझे जरा शाबाश जल्दी से बताएं कि जो ये दोनों जो मरीज हैं वैराकोसील और क्रिप्टोऑर्किडिज्म में, इनमें एफएसएच ज्यादा होगा, क्यों होगा ज्यादा? डॉक्टर मुकद्दस, डॉक्टर अदनान माशाल्लाह सही बता रहे हैं कि इनमें इनहिबिन बी क्या होगा, इनहिबिन बी लो होगा, जिसने उसको इनहिबिट करना था, जिससे क्या होगा कि उसमें एफएसएच ज्यादा होगा, और इसमें स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो ये बेचारे क्या होंगे, दे विल बी इनफर्टाइल। तो ये दोनों क्या होंगे, इनफर्टाइल होंगे, और इनमें क्या होगा, एफएसएच ज्यादा होगा। तो ये सीधी सी बात है। खैर हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की। ठीक है, कि जो आपके सर्टोली सेल्स हैं इनकी लोकेशन क्या होती है, तो ये कहाँ पे होते हैं? तो इसमें आपने उसमें वही बातें लिखी हुई हैं कि दे लाइन करते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को। ये क्या करते हैं, लाइन करते हैं सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को। और नॉन जर्म सेल्स हैं, ये जर्म सेल्स नहीं है, मतलब जर्म सेल्स से मुराद है कि ये आपके सेक्सुअल सेल्स नहीं है। ये लाइन करते हैं किसको, सेमीनेफ्रस ट्यूब्यूल्स को। सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स को लाइन करते हैं, और दे आर नॉन जर्म सेल्स। और ये क्या करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं किसको, टेस्टोस्टिरोन को। टेस्टोस्टिरोन को कन्वर्ट करते हैं किस में, एंड्रोस्टिनिडाइन। इसको हम पढ़ेंगे जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो उसमें हम ये दोबारा पढ़ेंगे। टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट हो जाता है किस में, एंड्रोस्टिनी एंड्रोस्टिनिडाइन में। और जो एंड्रोस्टिनिडाइन है ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, एस्ट्रोजन में, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज। ठीक है, अरोमाटेज। इसको मैं अब दोबारा जब आपसे पूछूंगा ना, फिर आपको ये भूलना नहीं चाहिए, वरना आपकी खैर नहीं है। ठीक है, ये पूरा आपको जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एंड्रोस्टिनिडाइन में। एंड्रोस्टिनिडाइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन में, बाय द हेल्प ऑफ अरोमाटेज। और जो आपके अपना अल्लाह भला करे, जो आपके ये फैट सेल्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स में भी अरोमाटेज टिश्यू होता है, और अरोमाटेज एंजाइम होता है। अच्छा खैर हम आगे चलते हैं। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि ये सपोर्ट करता है स्पर्म सेंसिस को, और इनहिबिट करता है एफएसएच को, और इसकी होमोलॉगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आपसे कोई बंदा पूछे कि जो सर्टोली सेल्स हैं, जो मेल में तो सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है, मेल में क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स, लेकिन इसके मुतबादल इसका अल्टरनेटिव फीमेल में क्या होता है? ठीक है, तो मेल में तो क्या होते हैं, सर्टोली सेल्स, लेकिन इसके मुतबादल फीमेल में क्या होता है? तो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में अल्लाह भला करे जी आपके होते हैं ग्रेनुलोजा सेल्स। इसको हम पढ़ेंगे। ग्रेनुलोजा सेल मैं आपको ना पढ़ाऊंगा जब हम इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करेंगे ना, उसमें आएंगे ये ग्रेनुलोजा सेल। ग्रेनुलोजा, फिलहाल इसको लिख लें अगर आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ, ग्रेनुलोजा सेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सर्टोली सेल्स का अल्टरनेटिव फीमेल में क्या होता है, दैट इज ग्रेनुलोजा सेल। मेल में क्या होगा, सर्टोली सेल, और फीमेल में क्या होगा, ग्रेनुलोजा सेल। इन दोनों का काम सेम होता है, इन दोनों का काम क्या होता है, सेम होता है। उसके बाद बस उसने यही बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बताएं, सर्टोली सेल की समझ आई है ये नहीं है? 2 मिनट रह के हम जल्दी से लेडिक सेल खत्म करते हैं। जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश शाबाश। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। चल हम आगे चलते हैं, और आगे है जी, अब 2-3 मिनट बस बर्दाश्त करें मुझे, फिर हम ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। डेट इज योर लेडिक सेल, डेट इज योर लेडिक सेल। लेडिक सेल एल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे एक्ट कौन करेगा आके, एल एच। ठीक है, एल एच। एल एच इस पे एक्ट करेगा। लेडिक सेल पे कौन एक्ट करेगा, एल एच एक्ट करेगा। ये क्या करते हैं, दे सेक्रीट टेस्टोस्टिरोन, दे सेक्रीट टेस्टो टेस्टोस्टिरोन, ये टेस्टोस्टिरोन बनाते हैं। ठीक है, और ये कभी भी ये नहीं कह देना कि ये सेमिनिफेस ट्यूब्यूल के अंदर होते हैं, ये बाहर होते हैं, इंटरस्टिशियम में होते हैं, इंटरस्टिशियम में होते हैं। अच्छा, ये क्या करेंगे, ये आप टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एलएच। और ये अनअफेक्टेड है, टेम्परेचर जाए भाड़ में, टेम्परेचर जितना मर्जी हो, दे आर अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना मर्जी हो, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। उसके अलावा ये कहाँ पे होते हैं, इंटरस्टिशियम में होते हैं, और एंडोक्राइन सेल्स हैं, और इनका जो होमोलॉग होता है, मेल में क्या आते हैं, मेल में हमारे पास क्या आते हैं, लेडिक सेल्स। मेल में क्या आते हैं, लेडिक सेल्स। इसको लिख लेना लाजमी, ये एमसीक्यूज है। मेल में क्या आते हैं, लेडिक सेल्स, लेकिन इसके मुतबादल इसका अल्टरनेटिव फीमेल में क्या होता है, इसका अल्टरनेटिव फीमेल में क्या होता है? तो इसका जो अल्टरनेटिव फीमेल में होता है थीका सेल्स। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगा, तभी आएगा थीका सेल्स। तो अगर मेल में क्या होता है, मेल में सर्टोरी सेल है, तो उसका मुतबादल कौन है, ग्रेनुलोसा सेल। अगर मेल में लेडिक सेल है, तो उसका मुतबादल फीमेल में कौन होता है, थीका सेल। उसके अलावा जो सर्टोरी से, हाँ बस इसमें यही लिखा हुआ है लेडिक सेल का, बाकी इसमें बाकी सारी बातें मैंने आपको करवा दी हैं। अब जरा मुझे शाबाश जल्दी बताएं, स्पर्म इसकी सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल की समझ आई है या नहीं आई? कितने परसेंट समझ आई है? सर यहाँ एंडोक्राइन सेल दिखा है, क्यों, ये क्यों लिखा है स्पेशल?
एंडोक्राइन सेल्स है ना, देखो जो लेडिक सेल्स है दे सिक्रीट टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन किस में जा रहा है, टेस्टोस्टेरोन किस में जा रहा है, ब्लड में। और एंडोक्राइन सेल्स किसको हम कहते हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो कि सिक्रीशन किसको किस में डालते हैं, किस में डालते हैं, ब्लड में डालते हैं, तो इसलिए दे आर एंडोक्राइन सेल्स। डॉक्टर मारिया कह रही हैं